ये कहानी है एक ऐसे लड़के और लड़की की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। लेकिन शादी होने से पहले ही कुछ ऐसा होता है कि लड़की की शादी अपने प्यार से ना होकर हो जाती है उसी के दोस्त से। जहां लड़की की है अपनी एक अलग पहचान, तो वहीं लड़का छुपाए बैठा है दिल में कई गहरे राज। अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। नहीं हुए ये दोनों एक, तो ऐसा क्या हुआ है? क्या लड़का और लड़की निभा पाएंगे इस बिना प्यार की शादी को? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को वह सब मिलेगा जो आप सुनने के लिए बेचैन होते हैं। चलिए चलते हैं अपने कहानी की ओर, जिसे सुनने के बाद आपके जिस्म में आग लग जाएंगे। चैप्टर 1, प्यार की वो दास्तान जो रूह को छू जाए। एक लड़की गार्डन में बैठी अपने कानों में हेडफोन लगाए काफी तेज आवाज में गाने सुन रही थी और साथ ही साथ कुछ लिख भी रही थी। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं था। इतने में ही एक लड़की उसकी तरफ तेजी से आई और उसका हेडफोन उसके कानों से हटा के उसके गले में लटका दिया। जब पहली वाली लड़की का ध्यान भंग हुआ तो उसने अपनी आंखों में गुस्सा लेकर अपनी नजर घुमाकर उस सामने वाली लड़की का चेहरा देखा तो उसका गुस्सा छट गया। बदले में उसने अपनी आंखों में मासूमियत टपकाते हुए दांत दिखा दिए। पहली लड़की, यार वन्या, फिर वही बात, तू कब सुधरेगी? तुझे 1000 बार कहा है ये हेडफोन लगाकर सब मत भुला कर। तेरे आसपास और भी दुनिया बसती है, लेकिन तेरे कान पर जू तक नहीं रेंगती। तो मिलिए कहानी की नायिका से, वन्या कपूर। ये जितनी समझदार है उतनी चुलबुली भी, बोले तो मस्तीखोर। ये फिलहाल MBA में है, फिर इन्हें अपना सपना पूरा करना है, CEO बनने का। बात करें हमारी हीरोइन के नैन नक्श की तो वन्या 24 साल की है और वन्या की हाइट 5 फुट 7 इंच है और इनका फिगर 0 है, दूध जैसी गोरी, और इनके दोनों गालों में डिंपल पड़ते हैं। पहले ये मोटी थी जिसकी वजह से सब वन्या को बुली करते थे इसके स्कूल टाइम में। इनकी वेट लॉस जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वन्या ने बड़े प्यार से कहा, कृति तुझे तो पता ही है मैं म्यूजिक के बिना नहीं रह सकती और लिखना मुझे सुकून देता है, इसलिए मैं ये दोनों काम साथ करती हूँ। कृति ने अपने सर पर हाथ रखते हुए आगे कहा, हो गया तेरा, तो थकती नहीं है क्या? नए नए बहाने ढूंढ कर तेरा ये रोज का है, सुबह सुबह अपनी ही दुनिया में गुम हो जाना और फिर कृति के कहने से पहले ही वन्या बोल पड़ी, बहाने मारना, कहकर खिलखिला कर हंस दी। फिर वन्या ने आगे कहा, अच्छा अब बस कर, ये बता मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तेरा तो प्रैक्टिकल है और पढ़ने की बजाय यहाँ क्यों मुझे ढूंढ रही है? ये सब कहते हुए वन्या अपने आप को और अपने कपड़ों को ठीक कर रही थी, क्योंकि कृति लगातार उसे घूरे जा रही थी जिसे वो असहज हो रही थी। कृति ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, तुझे नहीं पता क्या हुआ? तो वन्या ने अपनी गर्दन में हिला दी। कृति लगभग उस पर भड़कते हुए बोली, तेरे रॉकस्टार को तेरी जरूरत है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर तुझे आवाज दी। अभी कृति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वन्या अपना सामान बैग में रखते हुए हड़बड़ी में बोली, पहले नहीं बोल सकती थी, कब से बातों में उलझा रखा है। फिर वन्या अपने आप में बोली, भाग बेटा वरना आज तेरी वॉट लगेगी। बोलती हुई बैग पैक कर भागने लगी कि कृति ने उसे लपक कर पका, शांत मेरी गदाधारी भीम, शांत हो जा। वन्या थोड़ा परेशान होते हुए बोली, यार तू शांत होने को कह रही है, वो मेरे रॉकस्टार की शादी हो जाएगी 2-3 लड़कियों से। वन्या की बात सुन कृति हंसते हुए बोली, सही है ना, इसी बहाने तेरी बला टलेगी। और ये बता तू करनाल जा रही है ना? ये लाइन और करनाल का सुनकर वन्या को एक फ्लैशबैक हिट हुआ। एक लड़के की आवाज, तो मेरी वो बला है जिसे मैं कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। फिर एक लड़की की आवाज, तुझ जैसी मोटी लड़की से कौन प्यार करेगा? तुझे तो ठीक से लड़कों से बात करना भी नहीं आता है। फिर एक आवाज आई, यार प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाइयो। फिर एक आवाज आई, मेरी जंगली बिल्ली। ऐसे ही कई सारी आवाजें उसके जहन में गूंज रही थी, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वन्या ने उन्हें बहने की इजाजत नहीं दी। वन्या ने जल्दी से खुद को संभाल वापस से अपने में चुलबुलापन का तड़का लगाते हुए बोली, वो मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, कहते हुए जल्दबाजी में निकल गई। कृति वन्या के चले जाने के बाद खुद से बोली, कब तक छुपाएगी अपना ये अनकहा दर्द? मुझे पता है तूने आज भी अपने शहर को और उनसे जुड़ी यादों को संजोकर रखा है। इतनी ही याद आती है वन्या तो चली जा लौटकर, मुझे यकीन है वो शहर आज भी तेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर खुद से निश्चय करते हुए कृति बोली, इस बार तुझे उनका सामना करने जाना ही होगा। इधर वन्या जैसे ही यूनिवर्सिटी के हॉल में पहुंची तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वहां लड़कियां एक लड़के के आसपास मंडरा रही थी जैसे वो कोई शहद हो। कई लड़कियां तो सच में मधुमक्खी बनकर उस शहद की रखवाली भी कर रही थी, मतलब कि उस शहद का ध्यान सिर्फ हम पर ही रहे, कहीं कोई और मधुमक्खी उस शहद को चुरा ना ले। इतने में ही उस शहद ने यानी उस लड़के ने वन्या को देख लिया और दूर से ही उस लड़के ने चीख कर कहा, हे वाइल्ड कैट। ये नाम सुनकर वन्या ने अपना सिर पीट लिया। वन्या ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़का कभी भी नहीं सुधर सकता। अपने आप को समझता क्या है? मेरा तो मन करता है इसे यहीं पर इसी हालत में छाट दूं।
चैप्टर 2। रॉकस्टार वन्या ने जब अपने लिए जंगली बिल्ली वाइल्डकैट सुना तो उसका मन कर रहा था इस शहद की चटनी बना दे, लेकिन फिर उसने इन ख्यालों से अपना सिर झटका और अपनी जलती निगाहों से उस शहद को घूरा जैसे कह रही हो, अगर तुमने मुझे इस नाम से एक और बार बुलाया तो तुम्हारा कत्ल होने से ये मधुमक्खियों भी नहीं रोक पाएगी। चलिए पहले मिलते हैं वन्या के रॉकस्टार से और हमारे प्यारे शहद से। इन शहद महाशय का नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा है और हाँ, ये हमारे के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं है, ये हमारी कहानी और हमारी वन्या के सिद्धार्थ मल्होत्रा है और ये 28 साल के हैं। बात करें इनके आंखों की तो दिखने में ये एक एक्टर ही है, मतलब इनकी पर्सनालिटी एक्टर जैसी ही है, लेकिन हमारे शहद ने कभी घमंड नहीं किया। इनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, सही कसा हुआ बदन, डोले शोले, एकदम रापचिक, इनके हल्के लंबे बाल हौले हौले इनके माथे को चूमते रहते हैं जिससे इनकी पर्सनालिटी को चार चौड़ लग जाते हैं। बस एक कमी है हमारे शहद में, इनके 6 पैक एबस की जगह 4 पैक एबस है, जिन्हें ये 6 करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब आप इनकी पर्सनैलिटी देखकर और इनका रॉकस्टार नाम सुनकर जरूर धोखा खा गए होंगे कि ये या तो अच्छे सिंगर होंगे या अच्छे एक्टर, तभी तो इनकी गर्ल्स फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। पर आप सबका गैस यह गलत है, ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे शहद कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, बोले तो हज स्पेलिस्ट। मतलब वापस चलते हैं कहानी पर। सिद्धार्थ ने वन्या की जलती निगाहें खुद पर जब महसूस करी तो खुद में सोचते हुए बड़बड़ाया, अब मैंने क्या किया जो मेरी वाइल्डकैट मुझे जानलेवा इंटेंशन से घूर रही है, जैसे किसी भी वक्त मार डालेगी। फिर उसने ज्यादा न सोचते हुए कहा, घूरना तो मुझे चाहिए, ये सुबह नहीं आई मुझसे मिलने, इसलिए मुझे आना पड़ा और फिर मैं यहाँ फंस गया। फिर हमारे शहद ने डबल घूरा वन्या को, जैसे कह रहा हो ये सब मधुमक्खियों तुम्हारी वजह से आई है, अब इन्हें भगोगी भी तुम ही। वन्या ने जैसे उसकी मन की बात जान ली हो, इसलिए वो तुरंत भागी उसकी तरफ और भीड़ में घुसकर लगातार कोशिश करते हुए पहुंच गई अपने रॉकस्टार के पास। सिद्धार्थ से आगे पहुंचकर वन्या ने भारी मगर शांत आवाज में सभी लड़कियों को देखते हुए कहा, आप सब जिस जगह खड़ी है वहां से 3-3 कदम पीछे की ओर हो जाइए। अगर किसी ने मेरा कहा ना माना तो इसका अंजाम आप लोगों को अपनी फाइनल मार्कशीट में बहुत अच्छे से दिख जाएगा। सभी ने वैसा ही किया जैसा वन्या ने कहा था। सभी लड़कियां 3 कदम पीछे हो गई। जहां कुछ देर पहले हॉल में एक झुंड दिख रहा था वही अब हॉल भरा भरा लग रहा था। अब इतना स्पेस था कि 2 लोग आराम से आ जा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी ने वन्या की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली। वन्या अपने डिपार्टमेंट की हेड है, जिसकी वजह से सभी के रिकॉर्ड उसके पास होते थे, जिसका फायदा वन्या सिर्फ सिद्धार्थ की बार पर या अपना काम निकलवाने के लिए उठाती थी। पूरा कॉलेज जानता था वन्या और सिद्धार्थ एक दूसरे के लिए क्या है। सिद्धार्थ की पहचान हर कोई जानता था, जिसकी वजह से कोई भी प्रोफेसर कुछ नहीं कहता था जब तक कोई बड़ी बात ना हो। दरअसल काफी टाइम से ऐसा होता आया था, जब भी सिद्धार्थ आता था वन्या से मिलने ये भीड़ ऐसे ही लगती थी और लगे भी क्यों ना, आखिरकार सिद्धार्थ कॉलेज का हैंडसम हंक है और कॉलेज के ट्रस्ट का भतीजा। ये कॉलेज उसके बड़े पापा का है। सिद्धार्थ की पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। अब उसका ज्यादातर आना जाना हॉस्पिटल में था प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग के लिए। उसका कॉलेज आना बहुत कम हो गया था और सिद्धार्थ की इसी हरकत के लिए वन्या उसे कॉलेज में मिलने के लिए नहीं बुलाती थी, क्योंकि जब भी सिद्धार्थ कॉलेज आता था रोज एक नया सियापा होता था। इस बार भी वन्या ने उसे मिलने के लिए एक कैफे बुलाया था, लेकिन वो ना जा पाए। इसी सियापे से परेशान होकर वन्या ने सिद्धार्थ का कॉलेज आना बैन कर दिया था और वैसे भी वन्या चाहती थी कि सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करे। पर सिद्धार्थ ठहरा दीप जब तक वो दिन में वन्या से मिलकर उससे 2-4 गालियां न खा ले, सिद्धार्थ का दिन नहीं गुजरता था। दिन की बात तो छोटे, ये महाशय रात को भी किसी भी समय वन्या से मिलने के लिए प्रकट हो सकते हैं। वन्या के हॉस्टल का एक नियम था कि शाम को 5 बजे के बाद कोई हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वन्या को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उसे चंडीगढ़ देखना था, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाना होता था। ऐसे बहुत से कारण जब वन्या ने इस बारे में सिद्धार्थ को बताया तो पता नहीं सिद्धार्थ ने ऐसा क्या किया कि अब कभी भी वन्या को हॉस्टल से शाम को निकलना होता है वो बस एक कॉल सिद्धार्थ को करती थी और उसकी वार्डन आसानी से उसे जाने देती थी। कई बार वन्या ने सिद्धार्थ से पूछा भी था, ऐसा क्या कहा दिया वार्डन को तुमने? तो सिद्धार्थ ने बात को घुमाते हुए मुस्कान के साथ कहा, तेरी वार्डन मुझ पर फ्लैट हो गई है, अब बस तो बची है जिससे पता नहीं क्यों मुझ में कुछ अच्छा नहीं दिखता फ्लैट होने के लिए। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ वन्या को अपने डोले दिखा रहा था। वन्या ने मुस्कान के साथ कहा, गेट आउट। सिद्धार्थ मुंह बनाकर बोला, लगता है चश्मा दोबारा लगवाना पड़ेगा तभी तू मुझ पर फ्लैट होगी। चैप्टर 3 सच या सपना। वन्या और सिद्धार्थ उस भीड़ से निकलकर एक हॉल की तरफ जाने लगे, तभी सिद्धार्थ का पैर एक सीढ़ी पर लगा और वो गिरने ही वाला था कि वन्या जोर से रॉकस्टार चिल्लाकर उठ गई। उसने जब अपने आप को देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया वो कहाँ है। इस वक्त वन्या शीशे के सामने खड़ी थी और अपने आप को दुल्हन के जोड़े में देखकर हैरान रह गई। उससे तो समझ ही आया कि वो अभी कॉलेज में थी सिद्धार्थ के साथ और अब वो करनाल में है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नींद में हो और बहुत बुरा सपना देख रही हो।
वो बस इसी आस में थी कि कोई आए और उसे इस सपने से आजाद कर दे। उसे बस इस बुरे सपने को और नहीं देखना था, उससे इस सपने से जागना होगा। उसने बार बार अपने आप को जगाने के लिए अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो जैसी जोड़े में सजी थी वैसी ही सजी रही। हाँ, ये सब सच था, कोई सपना नहीं। सपना वो था जो अब तक वन्या देख रही थी। वन्या दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वन्या ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था जिसका दुपट्टा को साड़ी के तरीके से सेट किया हुआ था। उसकी कमर पर कमरबंद था। हाथों में कलीरे और लाल रंग का चूड़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी जिसका रंग बहुत ही गहरा चढ़ा था। माथे की पट्टी के साथ मांग टीका अटैच था। होठों पर डार्क कलर की लिपस्टिक। ये कहना गलत नहीं होगा कि वन्या सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसने पूरे 16 श्रृंगार कर रखे थे, लेकिन कमी थी तो वो बस उसकी मुस्कान की थी, जो कि कहीं गुम हो गई थी। लेकिन वन्या किसे शादी कर रही है? क्या उसकी शादी सिद्धार्थ से हो रही है? ये सब सिर्फ और सिर्फ सवाल रह गए थे जिनके जवाब देने वाला कोई नहीं था। इतने में ही उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी मम्मी आई उसे अपने साथ ले जाने के लिए। उसे अपनी मम्मी को रोक कर कहा, मम्मी कहाँ ले जा रहे हो मुझे, और सिद्धार्थ कहाँ है? मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। आप सबके साथ बोलो ना मॉम, क्या हो रहा है ये सब? उसकी मम्मी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। शायद आंसू ही जवाब बनकर आए थे, बस समझने वाला चाहिए था। वन्या ने जब अपनी मां को कुछ कहते न सुना तो उसने अपना फोन उठाया और सिद्धार्थ का नंबर ट्राई करने लगी, जो कि रॉकस्टार के नाम से सेव था, लेकिन यहाँ भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके दिमाग में कृति का ख्याल आया। वन्या ने कृति को भी कॉल करे पर कोई फायदा नहीं हुआ, उसका फोन भी बंद आ रहा था। अब सिर्फ वन्या के पास एक ही रास्ता था, अपनी मम्मी के साथ जाना। तब भी उसे कुछ पता चल पाएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का अपने कमरे में शेरवानी डाले अपने काम में मगन था। उसके उंगलियां उसके लैपटॉप पर इस कदर नाच रही थी मानो वो कोई पियानो बजा रहा हो। तभी उस कमरे में कुछ लड़कों का ग्रुप दाखिल होता है और उस लड़के के पास जाकर कहते हैं, समक्ष आज तो लैपटॉप को छुट्टी दे दे, आज तेरी शादी है, जल्दी कर, हम लेट हो रहे हैं। समक्ष उन सबको देखते हुए कहा, बस हो गया, तुम सब मीटिंग में जाओ और वो डील हमें ही मिलने चाहिए। सब उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। तभी एक लड़का जिसके थोड़े लंबे बाल थे वो आगे आया और उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, आज तो मेरे यार की शादी है। ये कहकर उस लड़के ने समक्ष के गले में बहाएं डाल ली। समक्ष ने उसे झटका दिया और कहा, अगर तुमने इस बार कोई गड़बड़ की तो तुम्हें लंदन जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इंट्रोडक्शन करवती हूँ आप सबका। समक्ष सचदेवा से। इनके नाम की तरह इनकी हाइट भी 6 फीट लंबी है और ये बिजनेस वर्ल्ड के शिखर पर है। इनकी ताकत का अंदाज लगाना मुश्किल था। समक्ष सचदेवा बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ माफिया वर्ल्ड से भी रिलेशन रखता था, बस इन्होंने कभी अपनी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी। तो बहुत कम लोग हैं जो बाय फेस जानते हैं, बाकी नाम तो हर कोई जानता है। इनके मस्कुलर बॉडी है, 8 पैक एब्स अलग ही आकर्षक बनाते हैं। इनकी आंखों का कलर हल्का ब्राउन है और शार्प जॉलाइन के साथ हल्की बियर्ड इन पर अलग ही कहर दहाती है। ये वन्या से शादी क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। वही लंदन जाने का नाम सुनकर वो लड़का मुंह बनाकर बैठ गया और फिर उसने कहा, यार कम से कम भाभी से तो मिलवा दे, आखिरी हम भी देखे कौन है जिसने तुझे क्लीन बोल्ड कर दिया पहली ही बॉल में। समक्ष ने उसे एक अजीब सा लुक देकर इग्नोर कर दिया और बाकी लड़कों को देखकर कहा, सिक्योरिटी टाइट कर दो और ध्यान रहे कोई भी बॉडीगार्ड नजर नहीं आना चाहिए। अगर वो मुझे नजर आया तो आज के बाद दुनिया में नजर नहीं आएगा, और हाँ, जब तक मैं ना चाहूं तुम में से कोई भी उससे नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड? तो सबने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर समक्ष वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वन्या को मंदिर में ले जाया गया। मंदिर को इतना सजाया नहीं गया था, बस हल्की फुल्की सजावट की गई थी। वन्या कार से उतरने के बाद हर एक चीज को बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी, मानो वो हर एक चीज में अपने सवालों के जवाब खोज रही हो। तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ता है। जब उसने नजर उठाकर सामने देखा तो उसके पापा उसका हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। उसने अपने पापा को अच्छे से नोटिस किया और बीच रास्ते में ही हाथ छुड़ा कर कहा, पापा ये सब क्या हो रहा है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप सिद्धार्थ को समझाओ ना। उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वन्या की तरफ थोड़ी देर देखा, फिर दोबारा वन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगे। वन्या नरेंद्र जी के साथ साथ जाते भी बस एक ही बात बोली जा रही थी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, कोई रॉकस्टार को समझाओ ना प्लीज। ये सब बोलते बोलते उसका गला भर आया और आंसू तो लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। वन्या मंदिर के अंदर जाने के लिए कदम उठाने ही वाली थी कि उसने सामने सिद्धार्थ की मां दर्शनी जी को देखा और उन्हें देखकर हैरान रह गई। वन्या भागकर सिद्धार्थ की मां के पास गई और उन्हें पकड़कर कहा, मां आपको क्या हो गया है? आप ये सिंपल साड़ी पहनकर क्यों खड़े हो? दरअसल वन्या सिद्धार्थ की मां को मां ही कहती थी और वो हमेशा डार्क कलर की साड़ी पहनती है, लेकिन आज उन्होंने फीके रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ थी। वन्या ने फिर कहा, आज तो आपके बेटे की शादी ना, कहा है सिद्धार्थ उसे बुलाए ना, मुझसे उससे बात करनी है, प्लीज मां उसे बुलाए ना। दर्शनी जी वन्या की ऐसी हाल देखकर रो पड़ी। चैप्टर 4 शादी। दर्शनी जी को रोते देख वन्या उन्हें चुप करवाते हुए बोली, मां आप रो क्यों रही है? बताइए ना ये सब क्या हो रहा है और सिद्धार्थ कहाँ है?
मुझे अभी इसी वक्त सिद्धार्थ से मिल। अभी वन्या बोल ही रही थी कि उसे सामने से रुद्राक्ष आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर ही लग रहा था कि वो यहाँ बहुत हड़बड़ी में आया है। रुद्राक्ष की सांसें तेज चल रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो खुद पसीने में लथपथ था। वन्या ने उसे जाकर गले लगा लिया और कहा, रुद्र कहाँ था तू? और ये बता सिद्धार्थ कहाँ है? बताना, बोलना बोल क्यों नहीं रहा है? चलिए पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको रुद्राक्ष मल्होत्रा से। ये सिद्धार्थ के छोटे भाई हैं और इनकी वन्या से बहुत बनती है। दोनों मिलकर खूब शरारतें करते हैं और साथ में मिलकर सिद्धार्थ को परेशान भी। वन्या रुद्राक्ष को रुद्र बुलाती प्यार से और रुद्र वन्या को मगू कहता है। क्यों कहता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। रुद्र कुछ बोलने ही वाला था कि दृष्णि जी ने नामे गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो अभी कुछ मत बोलना। रुद्र अपनी माँ की बात मानकर चुप रहा और वन्या को खुद से अलग करके बिना देखे बिना कुछ बोले चला गया मंदिर की ओर। वन्या को समझ आ गया कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन क्यों कोई कुछ नहीं बता रहा ये समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के एक महल के एक बड़े से कमरे में एक बूढ़ा आदमी एक किताब लेकर बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियां साफ उसकी उम्र बयान कर रही थी। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। एक साइड लैंप के पास कुर्सी पर बैठ वो किताब लेकर अपनी किसी सोच में मगन थे। तभी एक आदमी जो कि अधेड़ था, उसने हल्का दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी सोच से बाहर आया और सामने आदमी को देखकर कहा, बोलो मोहन क्या खबर लाए हो? मोहन अपना सर झुकाकर, बॉस छोटे साहब शादी कर रहे हैं आज। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा, ये होना लिखा ही था, बस थोड़ा जल्दी हो रहा है। जाओ मिठाइयां बतावाओ, इस एम्पायर को उसकी मालकिन मिल रही है। मोहन सर झुकाकर वापस बाहर चला गया। वो बूढ़ा आदमी अपनी किताब बंद करते हुए बोला, दोनों बराबर है, यही बराबरी विनाश का कारण बनेगी। वही मंदिर में वन्या ने फैसला कर लिया था कि अब वो खुद अपने सवालों के जवाब खोजेगी। वो अब और नहीं रुक सकती। यही सोचकर वन्या मंदिर के अंदर चली गई और उस सेहरे वाले लड़के के पास जाकर उसे दो टक देखा। ये सिद्धार्थ नहीं था, ये वन्या अच्छे से जानती थी। तो फिर ये कौन था आखिर? ये जाने के लिए वन्या ने सेहरा हटाकर फेंक दिया और जब उसने उस लड़के का चेहरा देखा तो वन्या ने अपने कदम पीछे ले लिए। वन्या को ऐसा करता देखता समक्ष ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, मानो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। वन्या दीवार के सहारे खड़े होकर एक टक समक्ष को देखे जा रही थी। तभी वन्या को कुछ धुंधली तस्वीरें, कुछ धुंधली बातें याद आने लगी। वन्या अपना सर पकड़कर चिल्ला उठी, क्योंकि इन सब की वजह से वन्या को सर में बहुत दर्द हो रहा था। समक्ष तुरंत अपनी जगह से उठ गया।